हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे भाई। सभी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। एग्जाम कल होने जा रहा है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, और आपकी तैयारी, मैं समझता हूं आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब तो नेक्स्ट लेवल का पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस को कर चुके हैं, अब कोई कमी नहीं रही। एग्जाम में जाते ही हर क्वेश्चन को देखते फोड़ देना है, हर क्वेश्चन में टिक मार्क करना है। इजी गोइंग आप कर पाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चंस को पढ़ना है बढ़िया ढंग से पहले, तब उसका आंसर लगाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आज मैं बात कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की, यूनिट 4 है फर्स्ट सेमेस्टर में, और केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज यहां पर डील करेंगे। और इससे पहले आप भाई सारे क्वेश्चंस जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के हैं उनको भी आप रिवाइज कर कर जाएंगे कल, तब आप बढ़िया कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है केमिकल काइनेटिक्स का, कि रासायनिक गति की, रसायन बल गति की किसका अध्ययन करती है? इक्विलिब्रियम का करती है क्या? नहीं करती सर। और किसका? दर का? बिल्कुल दर का करती है। हमें पढ़ना है क्वेश्चन को पहले, दर का करती है। ये दर का अध्ययन करती है ऊष्मा गति की, तो थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आणविक संरचना नहीं हो सकती, तो आंसर क्या हो गया? दर हो गया। तो क्वेश्चन को पहले पढ़े सही ढंग से, चारों ऑप्शन को जल्द, टाइम बहुत मिल रहा है, टाइम बहुत मिलता है एग्जाम में, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद उसको सोचकर आंसर लगाना, जल्दबाजी मत करना। और मेरे स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल इस समय बहुत हाई लेवल पर चल रहा है, कहीं कोई गलती की गुंजाइश नहीं कर सकता। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताओ भाई। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट रिएक्शन की जो है, रेट क्या होती है? रेट क्या है? दर, जिसको क्या कहते हैं? दर होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रटना नहीं है, समझना है। हर क्वेश्चन को हम समझ कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल, मैं लिख दूं मोल, और ये लीटर लिख दिया। और टाइम सेकंड में यदि हम ले लें, मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है। तो यूनिट बन गई आपकी मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये बन गया मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये होनी चाहिए। मोल लीटर इनवर्स है, देखो ये आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल कर आ जाएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता? ये करता है नहीं पूछ रहा, नहीं करता, कंफ्यूजन यही पैदा होगा, यही गलती कर कराओगे आप। कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता? सांद्रता तो करता है। कम ज्यादा सांद्रता करेंगे तो अभिक्रिया की दर प्रभावित होगी। ज्यादा मात्रा में आप लोगे पदार्थों को तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। टेम्परेचर भी आपने लैब में काम किया, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, तो रेट भी क्या होती है? प्रभावित होती है। तो ये तो नहीं हो सकते। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक भी प्रभावित करता है, आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस से। उत्प्रेरक एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और रिएक्शन को जल्दी संपन्न कराता है, तो उत्प्रेरक भी नहीं है। एंथैल्पी का कोई प्रभाव नहीं है। एंथैल्पी, एच किससे डिनोट करते हैं? एच, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी। चलिए, दर नियम दर्शाता है, रेट लॉ रिप्रेजेंट, देखिए रेट लॉ जो है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल थॉट है। रेट लॉ क्या है? एक्सपेरिमेंटल थॉट होता है। तो ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप को दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रायोगिक संबंध को, प्रायोगिक संबंध को ये दर्शाता है। चलिए, अभिक्रिया का क्रम होता है, अभिक्रिया का क्रम होता है, देखो भाई सोचिए, ये कह रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर क्या होती है? क्वेश्चन को समझे। अभिक्रिया क्रम इज सम ऑफ सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो क्या होता है? स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, इसका मतलब हिंदी में क्या है? स्टाइकियोमिति, स्टाइकियोमिति गुणांक ये कहते हैं। स्टाइकियोमेट्री गुणांक तो ये होता है जैसे a प्लस बी लिखा है इक्वल टू सी, इसके आगे जो संख्या लिखी होती है वो होता है। नहीं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑलवेज होल नंबर डिपेंड टेम्परेचर, क्या है? सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। अब इसका क्या मतलब है समझ लो। मान लो a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बन रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, रेट क्या हो जाएगी? रेट बराबर आर, अब एक ही सांद्रता
बी की सांद्रता, मान लीजिए इसकी पावर x, इसकी पावर y है, मान लीजिए यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, y लिखा हुआ है, तो x और y हो गया, क्या हो गया, x और y हो गया। मान लो इनकी सांद्रता हमने कोई जरूरत नहीं है, x और y है यहाँ पर सांद्रता, तो रेट बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, x प्लस y हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, रेट नहीं कहेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के बराबर नहीं होता, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होता है। शून्य क्रम अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, शून्य क्रम अभिक्रिया की दर किस पर नहीं करती है, बताओ भाई, समय पर, सांद्रता पर, तापमान पर, उत्प्रेरक पर। देखिए शून्य कोटि एक से क्या बन रहा है, पी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है, पी बन रहा है। अब कोटि शून्य कर दी तो आर बराबर के ए की पावर 0 लिखेंगे, शून्य कोटि का मतलब ये हुआ, आर बराबर क्या लिखेंगे, ए की पावर 0 लिखा जाएगा, ए की पावर 0 का मतलब 1, आर बराबर क्या आएगा, के आएगा, के आएगा, मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही है, किस पर, समय पर तो निर्भर करेगी, ताप पर, उत्प्रेरक का अभी तक देखा था, दर इन पर सब पर निर्भर करती है, और किस पर निर्भर नहीं करेगी, यहाँ पर सांद्रता पर निर्भर क्यों नहीं कर रही, इसकी पावर की क्या है, 0 के समानुपाती है, इसलिए निर्भर नहीं करती। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन सांद्रता पर ये निर्भर नहीं करती है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम क्रम अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक, बहुत ही अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिक्रिया के जो है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए क्या निकलवाना है अपने को, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है भाई, इसको याद कर लो आप, क्या, मोल लीटर और क्या आता है, समय आता है, मोल लीटर और समय आता है, तो मोल 1 माइनस एन, या नीचे लिख देता हूं, नीचे लिख रहा हूं, देखिए क्या फॉर्मूला है, मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1, और सेकंड इनवर्स, ये कर दूं, सेकंड इनवर्स कर दिया, मोल 1 माइनस एन लगाना है, लीटर एन माइनस 1, और ये आप याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया, ये फॉर्मूला याद करके चले जाना, काफी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिल जाएगी। मोल, इस तरह के क्वेश्चन आए भाई, इसकी यूनिट क्या है, या यूनिट लगा के दे दें आपको कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, कोई भी यूनिट लगा के दे दी, तो यूनिट के लिए इकाई, ये यूनिट के लिए फॉर्मूला है, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब कह रहे हैं कि प्रथम कोटि की है, तो एन क्या है यहाँ पर, एन क्या है, कोटि, ऑर्डर। अब एन की वैल्यू यहां पर क्या, प्रथम कोटि में 1, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, मोल, मोल 1 माइनस 1, लीटर 1 माइनस 1, और सेकंड इनवर्स, तो मोल 0, ये 0, ये 1 1 हो गए, ये 1 हो गया, इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसका मतलब भी 0, इसका मतलब भी 0, तो क्या यूनिट निकल कर आ गई, सेकंड इनवर्स, ये निकल कर आ गई, क्या निकल कर आ गई, सेकंड इनवर्स। ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, मोल 1 माइनस एन, लीटर एन माइनस 1, और सेकंड इनवर्स, ये फॉर्मूला आप याद कर लो। इस तरह के प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि आपसे पूछे, द्वितीय कोटि के लिए, जीरो कोटि के लिए, जीरो पूछे तो एन की जगह 0 रख दो, द्वितीय कोटि पूछे तो एन की जगह क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, पूछा जरूर जा सकता है, बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर करता है। अब देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ,
0.693 अपॉन के होता है, टी हाफ, ये फॉर्मूला है पॉइंट्स। अब देखिए यहां से क्वेश्चन वन से शॉर्ट आंसर टाइप है, वो क्वेश्चन भी आपके याद होते जा रहे हैं। टी हाफ पूछ ले फॉर्मूला तो 0.693 अपॉन के। अर्धायु किस पर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन आ रहा है कि सांद्रता। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, प्रारंभिक सांद्रता आ रहा है कि नहीं। रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, वेग दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक पर निर्भर करता है क्या, नहीं, रेट कांस्टेंट। और टेम्परेचर, ताप, ये दाब। अब बताओ क्या आ रहा है इस पर, किस पर निर्भर कर रहा है, रेट कांस्टेंट के आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रही। टेम्परेचर इस पर निर्भर करती है, इससे देखते ही पता चल रहा है ये किस पर निर्भर कर रहा है, के पर निर्भर कर रहा है। तो नोट कर लो, इसको भी नोट कर लिया भाई। तो अर्धायु का फॉर्मूला प्रथम कोटि के लिए क्या हो गया, 0.693 अपॉन के हो गया। अब चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया की, अब देखो जीरो कोटि के लिए हाफ लाइफ, जीरो कोटि के लिए आगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, टी हाफ बराबर, बता रहे हैं इसके लिए भी क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए होता है ए नॉट अपॉन 2 के। ए नॉट का मतलब क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता है ए नॉट प्रारंभिक सांद्रता, ए टी हो तो टी समय बाद सांद्रता। तो ये तो रेट कांस्टेंट ओनली, नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर किस पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंड कर रहा है। रेट कांस्टेंट पर भी कर रहा है, उन केवल इस पर नहीं करता। ये क्वेश्चन देखो कंफ्यूजन वाला है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट ओनली लगा दिया इन्होंने, केवल इस पर ही निर्भर करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। कंफ्यूजन पैदा कर रहा है क्वेश्चन, बहुत से बच्चे देखते ही इसको टिक मार्क कर देंगे, ओनली पर, इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। चलिए प्रथम क्रम अभिक्रिया की औसत आयु है, औसत आयु का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लाइफ, ये होता है 1 अपॉन के। औसत आयु टी बराबर क्या होती है, 1 अपॉन के, याद कर लेना। एवरेज, मीन लाइफ, मीन लाइफ या एवरेज लाइफ का क्या है, 1 अपॉन के। छदम कोटि, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकर व्हेन, कब अकर होती है, जब एक ज्यादा मात्रा में हो, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करें, एस्टर का जल अपघटन करने, वन रिएक्टेंट आधिक्य में हो, क्या, जब क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट क्या हो, आधिक्य में हो, अधिक मात्रा में हो, आधिक्य में हो। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का जलीय अपघटन अम्लीय माध्यम में, तो ये क्या है, टू रिएक्टेंट इक्वल हो, दो अभिकारक समान हो, एक अभिकारक क्या हो, ज्यादा मात्रा में हो। वन रिएक्टेंट एक्सेस का मतलब क्या है, एक अभिकारक ज्यादा मात्रा में आपको हो, ये मतलब है इसका, हिंदी में बोल रहा हूं मैं। वन रिएक्टेंट इन एक्सेस का क्या मतलब है, एक अभिकारक अधिक मात्रा में हो, आधिक्य में हो। चलिए प्रथम के लिए, क्रम के लिए कौन सा ग्राफ रेखीय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि के लिए कौन सा ग्राफ रेखीय, विच ग्राफ इज लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ क्या है, रेखीय आएगा। इसको देखो भाई, इसको देखिए भाई, कौन सा ग्राफ आएगा, करा भाई। प्रथम कोटि के लिए कौन सा ग्राफ, अब देखो प्रथम कोटि का पहले हमें रेट का इक्वेशन आना चाहिए, के बराबर होता है 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी है, और एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, ये है एल एन ए नॉट अपॉन ए टी, हम यहां पर लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो भाई, ए टी, एल एन ए टी, एल एन ए टी इज इक्वल टू क्या हो गया, सांद्रता में क्या हो गया, माइनस के टी प्लस, माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट, ये हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ एल एन ये कह रहा है कि लॉग, लॉग ही तो है, लॉग 80, लॉग 80 का मतलब क्या, टी समय बाद, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, के बराबर 1 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन, ए नॉट का मतलब प्रारंभिक सांद्रता, ए टी के मतलब टी समय बाद सांद्रता। अब देखिए
किसमें संबंध आ रहा है, लॉग में आ रहा है। तो लॉग ए और टी में देखो कैसे ग्राफ आएगा, लॉग ए वर्सेस टी में क्या आएगा, ए और टी, ए और टी में तो नहीं आ रहा, लॉग में आ रहा है यहाँ पर 1 ए वर्सेस टी, 1 ए वर्सेस टी, रेट वर्सेस टी भी नहीं है, किस में आएगा, लीनियर, ये समानुपाती है, लॉग ए समानुपाती क्या है, टी है। तो कैसा ग्राफ आएगा ये, लीनियर रेखीय ग्राफ आएगा। यहाँ पर कैसे ग्राफ मिलेगा आपको, रेखीय ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। आइसोलेशन विधि का उपयोग किसके लिए होता है, बताओ भाई। आइसोलेशन क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी, अणु मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट, बताओ भाई क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की क्या लिखेंगे, कोटि, किसकी, पूरा लिख देता हूं लो, अभिक्रिया की कोटि इससे निकाली जाती है। अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलरिटी अणुसंख्यता होती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं निकाली जाती, सक्रियण ऊर्जा, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, इसको हिंदी में कहते हैं वेग स्थिरांक। तो अपना क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या आंसर हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, समाकलित दर समीकरण उपयोगी है, समाकलित दर समीकरण किसमें उपयोगी है, बताओ भाई। डिटरमाइनिंग ऑर्डर, कैलकुलेटिंग टाइम, फाइंडिंग रेट कांस्टेंट, सब में है। क्या है, डिटरमाइनिंग ऑर्डर कोटि निर्धारित करने में, कैलकुलेटिंग टाइम समय निर्धारित करने में, फाइंडिंग रेट कांस्टेंट इसको वेग स्थिरांक निर्धारित करने में। तो ये किस में होगी, सभी में होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ज्यादातर ऑल ऑफ दीज वाला अगर ऑप्शन मिले तो चांसेस ये रहते हैं कि उस समय में वही आंसर उसका निकल कर आने वाला होता है। फिर भी एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब जाकर होगा। तापमान का प्रभाव किस सिद्धांत से समझाया जाता है, कोलिजन, संघटन सिद्धांत, टक्कर का पढ़ा है ना ये तो, आर्रेनियस सिद्धांत, ली चैटेलिए, हेज लॉ, ये थर्मोडायनेमिक्स का है, ली चैटेलिए इक्विलिब्रियम का है, आर्रेनियस थ्योरी है जो है, ये क्या है, आर्रेनियस एक समीकरण, आर्रेनियस, आर्रेनियस समीकरण जो है वो तापमान के प्रभाव को दर्शाता है, वो तापमान के प्रभाव को दर्शाएगा। लिख लिया बेटा, चलिए। उत्प्रेरक प्रभावित करता है, देखो उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम, पाथ को छोटा बना देता है, कैसे, यहां समझना, जैसे ये एनर्जी है, ये रिएक्शन है, कोई रिएक्शन ऐसे होती, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, विदाउट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उत्प्रेरक क्या करेगा, उत्प्रेरक इसको क्या करेगा, इस पाथ को क्या करेगा, छोटा कर देता है, इस पाथ को छोटा कर देगा, अब ये बन जाएगा। तो उत्प्रेरक क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है आपके एक्टिवेशन एनर्जी तो है, इसको क्या कर देता है, प्रभावित करता है, इसको कम कर देता है, जिससे रिएक्शन क्या होती है, जल्दी हो जाती है भाई। चलिए, दाब बढ़ाने से दर बढ़ती है जब अभिक्रिया, दाब किस पर लगता है, सॉलिड पर लगता है क्या भाई, ठोस पर लगेगा, नहीं लगेगा, लिक्विड पर भी इतना नहीं लगता, जलीय और लिक्विड का तो मतलब नहीं, गैस पर लगता है दाब, किस पर लगता है, गैस पर। देखो कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। दाब बढ़ाने से दर बढ़ती है जब अभिक्रिया गैसियस हो, गैसियस होती है तब बढ़ती है। प्रकाशिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया निर्भर करती है, प्रकाशिक लाइट पर निर्भर करती है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, क्या हो गया, इंटेंस, ताप, प्रेशर, क्या, ये भी ताप है, ये भी लाइट, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। प्रकाशिक अभिक्रिया इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। रेडियोधर्मी क्षय अनुसरण करता है, रेडियो एक्टिव डिके फॉलो, पढ़ रखा है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव डिके किसको फॉलो करता है, सर फर्स्ट ऑर्डर को करता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया को, किसको, प्रथम कोटि, प्रथम कोटि को निर्भर करता है।
अनुसरण करता है। क्या हो गया? देखिए इसी प्रकार का है ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शन वही है। अभी इसी क्वेश्चन को देखो मॉडिफाई कर दिया, ये प्रथम कोटि को अनुसरण करता है, अब इसको ही कर दिया कि क्रम क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, अभी तो पढ़ा है, क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, अभी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला आपको बताया था, बताओ भाई जल्दी से करो, ये अपना आप करो, तुम निकाल लिया भाई, ये बताया था क्या, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। अब अपने लिए शून्य कोटि है तो 0 लिख दूं तो क्या लिख आ जाएगा, मोल 1 हो गया, और लीटर, लीटर भी सर 0-1 हो गया, सेकंड इनवर्स ये देख लो, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया आपका, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यही आ रहा है। चलिए किस अभिक्रिया में अर्धायु स्थिर रहती है, अर्धायु 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय, थर्ड ऑर्डर, किसमें अर्धायु कांस्टेंट रहती है, मतलब सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही। अभी पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्या पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अर्धायु के बाद फर्स्ट ऑर्डर टी 0.693 अपॉन के है, ये सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है भाई, तो इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन आपको करके जाने, बढ़िया ढंग से करके जाने, सारे क्वेश्चंस को समझ के करना है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए पहले पढ़ना है तब उत्तर लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर होती है, दर होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर क्या होती है बताओ भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर होती है प्रोपोर्शनल, शून्य कोटि अभिक्रिया का अभी तो बताया था, दर आर बराबर के निकल कर आया था, सांद्रता पर निर्भर करी थी नहीं, प्रोपोर्शनल सांद्रता के समानुपाती नहीं, ये क्या है, समानुपाती, सांद्र प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, सांद्रता के समानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती, इंडिपेंडेंट ऑफ, यस इंडिपेंडेंट होती है, आंसर क्या हो गया, सी हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, दाब पर निर्भर, दाब पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन होती है। द्वितीय क्रम अभिक्रिया दर, देखिए वैसा ही क्वेश्चन आ गया, अभी तो बताया था, इसको भी करें आप, मोल, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 सेकंड इनवर्स, इससे निकाल लो, दो रख दो n की जगह भाई, कहां दिक्कत आ रही है, मोल क्या कर दूं 1-2, लीटर 2, क्या लिख 2-1, सेकंड इनवर्स तो क्या हो जाएगा, मोल -1, लीटर, लीटर हो गया सर 1 और सेकंड इनवर्स, ये देख लो, मोल लीटर इनवर्स आ रहा है, ये रहा मोल इनवर्स, देखो पहले लीटर लिख दिया कंफ्यूजन करने के लिए, मोल इनवर्स, लीटर 1 और सेकंड इनवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लें भाई इसे भी। चलिए भाई हो गया बच्चों, कर ली, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे भाई एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला में याद करना है, मोल 1-n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स, इससे सारी अभिक्रिया हो जाएंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि ये इकाइयां लिख दी, यहाँ पर द्वितीय क्रम की जगह यूनिट लिख देंगे और पूछेंगे किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो घुमा भी सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अभिक्रिया की आणविकता हमेशा होती है इंटीजर में होती, पूर्णांक में होती है, ये क्या होती है, पूर्णांक में, इंटीजर, जीरो फ्रैक्शनल भिन्न, इसका अनुवाद क्या है, नेगेटिव, आप समझते हैं ऋणात्मक, तो उत्तर क्या हो जाएगा, इंटीजर पूर्णांक में, आणुकता केवल किस में होती है, आणविकता हमेशा पूर्णांक में होती है। चलिए अभिक्रिया का क्रम हो सकता है, देखिए क्रम भिन्न में भी हो सकता है, ऑर्डर, ऑर्डर
ये क्या है, ऑर्डर जो है भिन्न भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी, सभी। उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। मैंने कहा था ज्यादातर जब ऑल ऑफ दीज आ जाता है, ऑल ऑफ दीज आ जाता है तो चांसेस ये रहते हैं कि आंसर हमारा यही बैठेगा। क्रम ज्ञात करने की सबसे विश्वसनीय विधि है, क्रम ज्ञात करने की, क्रम ज्ञात करने की सबसे विश्वसनीय विधि कौन सी है भाई, कौन सी है? इंटीग्रेशन मेथड, डिफरेंशियल अवकलन नहीं, समाकलन में विधि। क्या है इसका अर्थ, क्या है? समाकलन, समाकलन या समाकलित भी आ जाए, समाकलन विधि। हाफ लाइफ, अर्धायु मेथड, आइसोलेशन पृथक्करण कहते हैं, और डिफरेंशियल अवकलन कहते हैं। सबसे विश्वसनीय कौन सी है? समाकलन विधि है। चलिए, आइसोलेशन विधि का मतलब क्या है हिंदी में? पृथक्करण, पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। कब करते हैं? जब वन रिएक्टेंट इज एक्सिस, एक ज्यादा मात्रा में हो, जब एक अभिकारक, एक अभिकारक जब अभिकारक अधिक मात्रा में हो, अधिक में हो, ऐसे लिख लें, अधिक में हो। मान लीजिए 4 अभिकारक हैं तो 3 को अधिक में रख लेंगे और एक जो कम रह जाएगा उसके सापेक्ष इसकी रेट ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। फिर इसी तरह सबको बारी बारी से करते हैं, तब इसका एवरेज निकाल लिया जाता है। अवकलन विधि आधारित होती है भाई, अवकलन विधि किस पर आधारित रहती है? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, हाफ लाइफ। किस पर निर्भर करती है? सांद्रता पर। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसका उत्तर क्या आएगा? रेट सांद्रता पर। क्या आएगा? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर दर को नापा जाता है। यहां लिख लें, अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता पर, प्रारंभिक सांद्रता पर दर को, हिंदी वाले, दर को मापा जाता है, मापा जाता है। सांद्रता पर निर्भर करेगी। तापमान बढ़ाने से दर बढ़ती है, तापमान बढ़ाने से दर बढ़ती है। क्यों? तापमान बढ़ने, मोर कोलिजन होंगे, मोर से मतलब नहीं, हायर एक्टिवेशन एनर्जी, मोर इफेक्टिव कोलिजन, मोर इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर बढ़ती है। इसका मतलब क्या है? प्रभावी, प्रभावी टक्कर बढ़ती है, प्रभावी टक्कर बढ़ती है, इसका मतलब ये है प्रभावी टक्कर बढ़ती है। मोर इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएंगे? मोर इफेक्टिव कोलिजन हो जाएंगे। उत्प्रेरक किसे प्रभावित करता है? अभी तो बताया था सक्रियण ऊर्जा को। किसको? सक्रियण ऊर्जा। अभी बात करी थी, ग्राफ बनाया था। सक्रियण ऊर्जा को, इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक, फ्री एनर्जी, गिब्स डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी। ये किसको निर्भर करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है उत्प्रेरक। तो नोट कर लें इसे भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। दाब, ये तो आ गया था, दाब दर को प्रभावित करता है, ये तो अपन कर चुके। गैसीय अवस्था में ये तो आ चुका। रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु होती है, रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु होती है, अर्धायु कांस्टेंट रहती है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती ना, यही तो आ रहा है बार बार, 0.693 अपॉन के, सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, कांस्टेंट रहती है। प्रथम क्रम अभिक्रिया की औसत आयु, औसत आयु मीन लाइफ अभी आया था, रिपीट हो गया, 1 अपॉन के। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो रहे हो। औसत आयु हमेशा अर्धायु से, औसत आयु हमेशा क्या रहती है? ग्रेटर रहती है। औसत आयु क्या रहेगी? हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर रहती है। क्या रहती है? औसत आयु होता है, औसत आयु, औसत मैं ऐसे लिख देता हूं, औसत आयु बराबर होता है 1.44 इंटू क्या होता है सर? टी हाफ, मतलब इतनी ज्यादा रहती, ये फॉर्मूला है 1.44 इंटू टी हाफ। शून्य क्रम अभिक्रिया का उदाहरण है, शून्य क्रम अभिक्रिया का क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? प्रकाशिक, अभी पढ़ा था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसका उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? इसका उदाहरण है
तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नोट कर लें इसे भी। चलिए, प्रथम क्रम अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रथम क्रम का क्या? रेडियो एक्टिव। देखिए, रेडियो एक्टिव विघटन क्या है? रेडियो एक्टिव 6, ये इसका उदाहरण है। अभिक्रिया का क्रम निर्धारित किया जाता है। क्रम क्या है? प्रायोगिक रूप से। ये क्या है? प्रायोगिक। फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन, संतुलित अभिक्रिया से नहीं। फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी, अणुसंख्यता से नहीं। फ्रॉम टेम्परेचर, नहीं, ये नहीं होंगे भाई। क्या होगा? प्रायोगिक रूप से होगा। आरएनए समीकरण संबंध दर्शाता, ये इंपॉर्टेंट है सवाल। किसको? आरएनए समीकरण। पहले तो भाई आरएनए समीकरण क्या होता है? के बराबर ए, के बराबर क्या होता है? ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आरएनए समीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। समीकरण याद कर लेना, ये समीकरण याद कर लेना आरएनए का। इंपॉर्टेंट है। के बराबर ए ई नेचुरल लॉग माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहाँ पर ए ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो ई ए क्या है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और आर गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक। और टी टेम्परेचर, टेम्परेचर होता है। ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब देख लो, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इस पर निर्भर कर रही है। प्रेशर तो आ ही नहीं रहा, एनर्जी मास आ ही नहीं रहा, ये आ ही नहीं रहा, ये आ ही नहीं रहा। रेट और कंसंट्रेशन, रेट और कंसंट्रेशन पर भी नहीं है ही नहीं कंसंट्रेशन। ये क्या है? रेट और कांस्टेंट और टेम्परेचर। ये उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ज्यादातर क्वेश्चंस इस यूनिट के कवर कर लिए हैं। और कोई क्वेश्चंस रह जाएंगे तो देखते हैं कितना हो पाता है इसमें से। आप लिए ज्यादातर क्वेश्चंस हमने इसमें से बना दिए हैं, तो पेपर यहीं से सेट होना चाहिए, उम्मीद पूरी है। फिर भी आप अपनी तैयारी पूरे अपने हिसाब से करते रहेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूरी है, जिससे आप क्या करते रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है इससे। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाएं, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। एग्जाम आपका बढ़िया होगा और पूरा फोड़ कर आना है, एग्जाम को बढ़िया ढंग से करके आना है। थैंक यू।